Hello, everyone, and welcome to a new episode of Guys Wellness Podcast. Today, we have Dr. Sunil Arya with us, who is a dynamic Ayurvedic doctor with rich experience of over 25 years in treating chronic and challenging health problems through Ayurveda, yoga, diet, and lifestyle counseling. In the last few years, he has delivered more than 100 lectures on how to stay healthy without medicines through Ayurveda lifestyle. Additionally, he has conducted about 250 camps on yoga and health awareness. Dr. Arya is a member of varied socio-cultural NGOs and Ayurvedic medical associations. Welcome, Dr. Arya. It's a pleasure to have you today here. Thank you. Great, superb. Thank you so much for agreeing for this podcast. And the question that I want to start with, initially is that now that modern day healthcare has taken over so much, people think that Ayurveda is something which is hokum. And honestly, I have been told that Ayurvedic doctors are quacks. What do you have to say about that? अ, आपने पहला सवाल ही बहुत ऑफेंसिव कर दिया। ये क्योंकि ये एक बात होता है डॉक्टर जब भी मैं आयुर्वेदा के बारे में बात करती हूँ बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ आयुर्वेदा बट दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट आई गेट सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट एड्रेस इट हेड ऑन और सबसे पहले इसी को टैकल किया जाए। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अगर हम जो अभी ज्ञात इतिहास है, उसका हिसाब लगाएँ, तो लगभग 5000 वर्ष पुराना ये विज्ञान माना जाता है और ये एक ऑब्ज़र्वेशनल साइंस की तरह शुरू होता है और जो एक्सपेरिमेंटल साइंस की तरफ जाता है। जो आज से 5000 वर्ष से जो सिद्धांत चले आ रहे हैं, वो आज भी उतने ही सटीक हैं। जिन हर्ब्स के बारे में आज से 5000 वर्ष से लेकर अब तक जो कहा गया है, वो अब तक भी सही साबित हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर अर्जुन एक हर्ब है जिसकी छाल हम एक पेड़ है जिसकी छाल यूज़ करते हैं हार्ट के लिए। वर्षों हज़ारों वर्षों से हम अर्जुन को हृदय के लिए, हार्ट के लिए उपयोग करते आ रहे हैं और मॉडर्न साइंस ने भी उसको उसी तरह से प्रभावशाली माना है। हल्दी को ले लें, नीम को ले लें, तुलसी को ले लें, कितनी ही सारी हर्ब्स हैं, जड़ी-बूटियाँ हैं जो हमारे आस-पास छितरी हुई हैं, फैली हुई हैं। उन सब के बारे में जो रिसर्च नई होती जा रही है, सबको सही साबित होते जा रहे हैं, उसी तरह से जिस काम के लिए कहा गया है। आप इसको कह सकते हैं एक भाषा का फ़र्क है। आज की जो मॉडर्न साइंस है, वो जिस बात को, जिस तथ्य को, जिस भाषा में कहती है, हमने उस बात को किसी और भाषा में कहा हुआ है। धीरे-धीरे वो जो भाषा का जो बैरियर है, वो खत्म होता जा रहा है और ये वापस जो आयुर्वेद विज्ञान है, वो अपने पूरे वैभव से और उसी स्वरूप में साबित होता जा रहा है। तो ये कहना कि ये क्वैकरी है, थोड़ी थोड़ी जाती है मॉडर्न साइंस की तरफ से। मुझे तो आयुर्वेद पे बहुत ट्रस्ट है और मेरे लिए बहुत काम किया है आयुर्वेद एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हैज बिकम लाइक अ पार्ट ऑफ मी नाउ मतलब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मेरे लिए एक ये नहीं है कि मैंने आज किया और कल नहीं किया या परसों नहीं किया इट इज समथिंग जो कि मुझे रोज करना है एंड दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि हमारा जो पुराने वेद पुराण में लिखा हुआ है देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट और उसको फॉलो नहीं करेंगे तो जो मॉडर्न इल हेल्थ होता है जो भी प्रॉब्लम्स होती है इलनेस को लेकर के दैट इज बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द ओल्ड आयुर्वेदिक एंड वैदिक प्रैक्टिसेस दैट वी हैव बीन टोल्ड तो मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ आयुर्वेदा की एंड दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग टुडे एंड आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि ये पर्सपेक्टिव लें कि क्यों आयुर्वेदा भी एक साइंस है सो उसी के बारे में लाइक चर्चा करना चाहते हैं कि हम लोगों पे ये ट्रस्ट कैसे लाए क्योंकि आज के डेट में जब भी कोई डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले वो ये बोलता है कि आयुर्वेदा और होम्योपैथी या नेचुरोपैथी हमारे से डिस्कस मत करो उसमें स्टेरॉइड्स होता है सो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए एक दूसरा एक ऑफेंसिव प्रश्न है जो कि आमतौर पे हम भी झेलते हैं इस बात को और पेशेंट जो बहुत तरह-तरह से परेशान होकर के आते हैं, कुछ पढ़े-लिखे लोग होते हैं जो गूगल में काफ़ी सर्फिंग करके आते हैं, वो आते ही सबसे पहला प्रश्न होता है कि आप इनमें हमें स्टेरॉइड्स तो नहीं खिला रहे हैं? तो उसका जवाब ये होता है कि यदि हमारे यहाँ आने से आप ठीक हो रहे हैं और ये ठीक होने की वजह केवल स्टेरॉइड ही होती,
तो आप जहाँ से बहुत घूम फिर करके आ रहे हैं, वहाँ तो आप लेजिटिमेट तरीके से स्टेरॉइड खा के आए ही होंगे। अगर स्टेरॉइड ही हर चीज़ का इलाज होता, तो आप ठीक हो गए होते। तो ये एक एक ऐसा मतलब एक आरोप लगाया गया है आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के ऊपर कि आप तो स्टेरॉइड खिलाते हैं। ये बिल्कुल ही भ्रामक है। हो सकता है कुछ लोग इस तरह से उसका मिसयूज़ करते रहे हों अपने प्रैक्टिस में तेज़ी लाने के लिए, तो ऐसे तो हर ही जगह, हर पैथी में कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले लोग होते ही हैं। तो वो गड़बड़ जो होती होगी, वो किसी व्यक्ति के द्वारा होती होगी। पैथी में अपने आप में ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई मिलावट करने की आवश्यकता पड़े। दूसरी बात ये है कि अगर किसी आप कंपाउंड को टेस्ट कराते हैं फॉर स्टेरॉइड्स, तो ऐसे बहुत सी हर्ब्स भी हैं जिनको आप टेस्ट कराते हैं, तो वो स्टेरॉइड पॉजिटिव आ सकती हैं। तो इसलिए ये कहना कि जी आप आयुर्वेदिक चिकित्सक जो हैं वो ठीक करने के लिए स्टेरॉइड्स मिलाते ही हैं, ये भी दूसरा बड़ा एक आरोप है जिसको कि मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हम खुद, मैं और हमारे बहुत सारे साथी, मैं जिनको देखता हूँ, मैं पहचानता हूँ, भरोसा करता हूँ और जिन पर हम गर्व करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से ये प्रैक्टिस करते हैं, बहुत बढ़िया परिणाम मिलता भी है। तो स्टेरॉइड्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई बीमारी ठीक होती ही हो। जी। ओके। तो डॉक्टर, आप दावा करते हैं मेडिसिन फ्री लाइफ रहने की, तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आज के डेट में सबको ऐसी आदत हो गई है कि थोड़ा पेन भी होता है तो एक पेन किलर खा लेते हैं, एंड आप बात कर रहे हैं मेडिसिन फ्री लाइफ की। सो वो कोई कैसे अचीव कर सकता है और क्या ये पॉसिबल है? देखिए, बात क्या है कि हम रोगी क्यों होते हैं, पहले वो समझना चाहिए। आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से जो हम रोगग्रस्त होते हैं, रोग हमको होता है और उसको मॉडर्न मेडिसिन भी मानती है। रोग होने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है इम्यूनिटी का कमज़ोर होना, जब बिगड़ जाना। जब हमारी इम्यूनिटी बिगड़ती है तो कोई भी बाहरी तत्व, मान लीजिए कोई फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी ऐसा जो बाहर से मिलने वाला ऑफेंस है बॉडी के ऊपर, वो सबसे पहले हमला करता है तो हमारी इम्यूनिटी उससे फाइट करती है। इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तभी हम रोगी होते हैं। दूसरे, ये तो हो गया आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचने मतलब होने की वजह हो गई। दूसरा जो कारण है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वो है ऑटो इम्यून डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, वो हमारे अंदर से पैदा होती हैं। उनकी वजह भी जो है यही है कि हमारे अंदर का जो एनवायरनमेंट है, जब वो बिगड़ता है तब ही वहाँ पर व्यवस्था बिगड़ती है और हमारे शरीर में रोग होने की संभावना बढ़ती है। तो हम अगर मेडिसिन फ्री लाइफ़ जीने की बात करते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी जो मेहनत है, वो इस बात की होती है कि हम अपने अंदर के एनवायरनमेंट को कैसे दुरुस्त करें, जिससे हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो। तो जो ड्रग फ्री लाइफ़ जीने के लिए सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी पर, माने अपने लाइफ़स्टाइल पर, अपने डाइट स्टाइल पर और अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करना पड़ता है। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जिनको हम अक्सर इग्नोर करते हैं। अब आज के ज़माने में हमारे पास सुविधाएँ तो बहुत बढ़ी हैं, शरीर में काम करने की क्षमता घटी है, मतलब काम करने की संभावनाएँ घटी हैं। बैठे-बैठे सब काम कर लेते हैं, घर से उठे, जाके गाड़ी में जा बैठे, कुर्सी पर, वहाँ से निकले, फिर ऑफ़िस में कुर्सी पे जा बैठे, फिर वापसी वही क्रम रहता है। अल्टीमेटली आकर के फिर हम अपने घर में आके भी चेयर या बेड पर रहते हैं और काम के नाम पर केवल आधा पौना घंटे की वॉक कर लिया, इतना ही काफ़ी होता है। जबकि देखें आप, शरीर को बराबर सक्रिय बनाए रखने के लिए हम फिज़िकली खूब एक्टिव होना चाहिए, जो कि नहीं रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में और क्या करते हैं फिर, उसकी वजह से क्या होता है, नींद हमको कम आने लगती है, देर रात तक जागते हैं, फिर सुबह देर से उठते हैं, तो जो बॉडी का जो बायो क्लॉक वो बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है इन सब चीज़ों से, हमारा पेट खराब होता है। जो आयुर्वेदिक सिद्धांत है, सबसे पहले हमारा पेट खराब होता है। पेट खराब होने का मतलब क्या है? अग्नि बिगड़ती है, डाइजेस्टिव फायर, मेटाबॉलिक फायर। हमारे यहाँ आयुर्वेद में अग्नि को बहुत महत्व दिया गया है। जिंदा रहने के लिए सबसे पहली आवश्यकता यदि प्राण वायु है, ऑक्सीजन है, तो दूसरी बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है अग्नि, मेटाबॉलिक फायर। हमारे यहाँ कहते हैं सर्वेषाम रोगाणाम कारणम अग्नि मांद्यम, माने हर बीमारी का एक ही कारण है और वो है अपनी अग्नि का बिगड़ जाना। अब यदि हम अपनी अग्नि को मजबूत बना के रखते हैं तो हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और अंदर शरीर में रोग पैदा करने वाले कारणों को मिनिमाइज हम कर पाएंगे। तो ड्रग फ्री लाइफ जीना है तो हमें अपने लाइफस्टाइल को, डाइट स्टाइल को, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान दे करके और अपनी अग्नि को मजबूत बना करके हम कर सकते हैं और हम करते हैं। कैसे स्टार्ट करे कोई इस तरह से लाइफस्टाइल मैनेजमेंट? मतलब कहाँ से, अगर कोई चाहता है कि मुझे मेडिसिन फ्री लाइफ रहना है, तो वो कहाँ से शुरुआत करे डॉक्टर?
अ, आम तौर पे इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जिन दवाओं को ले रहे हैं, जिन बीमारियों को आप ट्रीट कर रहे हैं दवाओं के माध्यम से, उनको एकदम से छोड़ दिया जाए। बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, ना ऐसा करना चाहिए। हमेशा दवाओं को छोड़ने का क्रम बाद का है। पहले हम अपने आप को जो-जो चल रहा है, उसके साथ संतुलित और सेहतमंद रहने की कोशिश करें। जैसे हम 7 घंटे की बढ़िया नींद लेने की कोशिश करें। जैसे हम सुबह सनराइज़ के पहले उठने का अभ्यास करें। जैसे दिन में 5 से 7 किलोमीटर तेज़ चलने का अभ्यास ज़रूर करें। जैसे खाने का समय हमारा नियमित हो। जैसे हम भूख से कम खाएँ। जैसे रोगी हो जाने पर तुरंत दवाओं की तरफ ना भागें। पहले शरीर को हम मौका दें कि वो कुछ अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, अपनी इम्यूनिटी पे भरोसा रखें। जैसे हम ऋतु अनुकूल आचरण, जिस ऋतु में, जिस मौसम में जैसा-जैसा हमको खाना-पीना रहना सहना चाहिए, वैसा प्रयास करें। जैसे हमारी अपनी प्रकृति क्या है? प्रकृति का मतलब क्या है? यदि हम जैसे हमारे यहाँ जो प्रकृतियाँ होती हैं, वो मूलतः आधारित हैं वात, पित्त, कफ के आधार पर। हमारा शरीर कौन से दोष का बाहुल्य रखता है, वात को अधिकता वाला है, पित्त वाला है, कफ वाला। उदाहरण के तौर पे जो पित्त प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, उनको गर्म वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। उससे पित्त बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है। इस तरह से अपनी प्रकृति को पहचान करके हम प्रयास करें। जैसे विरुद्ध आहार का सेवन ना करें। विरुद्ध आहार का मतलब क्या होता है? जो फूड आइटम्स एक-दूसरे के इनकम्पैटिबल होती है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, दूध के साथ फल, दूध और दही, दूध मूली, दूध नमक, ऐसे और भी चीज़ें हैं। जैसे शाम को दही का नहीं खाना, शाम को दही जो खाते हैं वो काल विरुद्ध है, ठीक नहीं है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनको हम ध्यान रख कर के ड्रग फ्री लाइफ़ की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे पेट साफ होना चाहिए, रोज़ नियमित रूप से हमारा इवैक्यूएशन होना चाहिए। जैसे हम भूख के बारे में बहुत ध्यान रखें, अगर भूख ना हो तो खाना ना खाएँ, डिमांड ना हो तो सप्लाई ना करें, सिंपल। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख कर के हम उस तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन उस तरफ बढ़ने के लिए किसी अनुभवी वैद्य की या किसी अपने वरिष्ठ व्यक्ति की सहायता ज़रूर लेनी चाहिए। सही बात है। एंड बहुत बड़ा रोल होता है स्ट्रेस का लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के ऊपर एंड ऑफ कोर्स डाइजेशन के ऊपर एंड मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ के ऊपर। तो उसको मैनेज करने के लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा लोगों को कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कहाँ से स्टार्ट करें? स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए 2-3 बातें हैं जो बहुत ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो पेंडिंग छोड़ने की आदत, काम को पेंडिंग छोड़ने की आदत छोड़ देनी चाहिए, उससे बचना चाहिए। दूसरी बात क्या है, अगर हम लंबे समय तक अपनी नींद को डिफ़ाई करेंगे, आम तौर पे क्या होता है, रात को 10 और साढ़े 10 के आस-पास नींद का पहला साइकिल होता है। यदि उसको आप डिफ़ाई करेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो दूसरा साइकिल आएगा 1:30 बजे के डेढ़ 2 के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको अच्छी नींद लेनी है, मैं नींद की बात क्यों कर रहा हूँ, अगर स्ट्रेस मैनेज करना है, तो 7 घंटे की बढ़िया नींद मैंडेटरी है। वैसे भी अगर नींद अच्छी होती है, तो बॉडी के जो साइकोसोमैटिक जो रिपेयर्स होते हैं, बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म होते हैं। इसलिए अच्छी नींद ज़रूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। अच्छी नींद के लिए क्या चाहिए? खूब फिज़िकली थकना। अच्छी नींद के लिए क्या चाहिए? रात का भोजन जल्दी हो, भूख से कम हो। और जो हमारे गैजेट्स हैं, लैपटॉप हम्म। है, फ़ोन है, मोबाइल्स, इन सब का जो यूज़ है वो लिमिटेड किया जाना चाहिए। और हम्म। अगर स्ट्रेस का किसी काम ऐसा है कि जो बहुत स्ट्रेसफुल है, तो उसको अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए योग अभ्यास है, प्राणायाम की कुछ क्रियाएँ हैं, मॉर्निंग अच्छी वॉक है, इस तरह की चीज़ों का उपयोग किया जाना चाहिए। कुछ हर्ब्स भी होती हैं जो इसमें बहुत सपोर्ट करती हैं, पर वो सेकेंडरी एस्पेक्ट है। पहले शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। पहले शुरुआत यहीं से करना चाहिए। तो आपका कहना है कि अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करें तो हम डेफिनिटली मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेस माने तनाव बहुत सारी बीमारियों को ना केवल शुरू करता है, बल्कि बढ़ा देता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, अ, डायबिटीज़ डायबिटीज़ तो इस समय भारत देश उसकी राजधानी माना जाता है। आप सोच सकते हैं कि डायबिटीज़ के कितने लोग होंगे। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रोगी यहीं पे है डायबिटीज़ के। डायबिटीज़ आप चाहे भले इंसुलिन ले रहे हों और आप एंटी डायबिटिक दवाएँ ले रहे हों, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ज़रूर ये जाँचना चाहिए कि आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है। हमने देखा है, ये हमने अपनी प्रैक्टिस में पाया है
कि इंसुलिन लेते हुए भी अगर अच्छे से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो केवल 1 से डेढ़ महीना उसको स्ट्रेस मैनेज करने के लिए एफर्ट्स किए गए और उन्हीं दवाओं के साथ वो गुड कंट्रोल में वो पेशेंट आ जाता है डायबिटीज़ के। ऐसे ही मोटापा अपने आप में इससे लिंक स्ट्रेस का है। एसिडिटी का बहुत बड़ा लिंक है स्ट्रेस से। पाचन संबंधी जितने भी रोग हैं, उन सब का स्ट्रेस से बहुत बड़ा लिंक है। जी, हम्म। इसलिए स्ट्रेस पर काम और ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। अ, तो स्ट्रेस के लिए कोई एक प्रैक्टिकल एडवाइस दीजिए डॉक्टर, जो कि हम डेली कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम फिजिकल एक्सरसाइज, की जिसका हो सकता है बहुत जिनका स्ट्रेस मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है एंड फिजिकल एक्टिविटी से भी कंट्रोल नहीं है, तो व्हाट अदर प्रैक्टिसेस मतलब वन कैन डू सो दैट कि स्ट्रेस मैनेज हो सके उनका। एक मैं बहुत कॉमनली अपने सब रोगियों को बताता हूँ कि स्ट्रेस कब ज़्यादा होता है, जब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में इकट्ठा रहती हैं। हम उनका आउटलेट उनको दे नहीं पाते। बहुत सारी बातें होती हैं, हम कह नहीं पाते। हम खुद को बड़ा अव्यवस्थित किए हुए हैं। मल्टीपल हमारे पास काम का लोड है। हम उनको खत्म नहीं कर पा रहे हैं। काम का लोड लोड बढ़ता चला जाता है। बहुत सारी चीज़ें कहने को होती हैं, हम कह नहीं पाते। तो एक बहुत छोटी-सी एक्सरसाइज़ है कि हम सोने से पहले 1 पेज या 2 पेज फ्रीली लिखें पेपर पे। वो उसका कोई एक पहली वाली लाइन का लिंक दूसरी से लाइन से लिंक हो या ना हो, कोई रेलेवेंस हो ना हो, किसके बारे में कुछ भी गंदे से गंदा, अच्छे से अच्छा जो मन में आया बस बिना सोचे लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना। और उसको री-रीड नहीं करना, दोबारा नहीं पढ़ना है उसको, क्या लिखा, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं लिखी, किसी के बारे में ठीक लिखा, गलत, कुछ मतलब नहीं है। जहाँ आपका पेन रुक जाए, वहाँ उसको रोकिए और बिना पढ़े फाड़ के फेंक दीजिए। 3 से 4-5 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपको दिमाग में बहुत कुछ कहने के लिए बहुत शिकायतें रही नहीं। दूसरी बात ये है कि जहाँ पर स्ट्रेस होता है जिन व्यक्तियों को, उन व्यक्तियों के मन में बहुत सारी शिकायतें रहती हैं लोगों के प्रति, व्यवस्था के प्रति, लोगों के प्रति, घर के प्रति, किसी न किसी के प्रति शिकायतें रहती हैं। हम ये समझें ज़रूर कि उन शिकायतों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और तीसरा एक सूत्र मैं सबको देता हूँ, बीएमजेएस। हालाँकि सुनने में बड़ा अजीब-सा लगता है पर सच यही है। मैं सबसे कहता हूँ बोलो भाड़ में जाओ सब, बीएमजेएस। बार-बार बोलिए तो थोड़ा-सा रिलैक्स होना शुरू हो जाएँगे और ज़िंदगी बहुत छोटी-सी है। जितना इसको अच्छे से खुशहाल तरीके से जी सकते हैं, जीना चाहिए। लोगों के साथ शिकायतें रखते हैं, चीखते रहने से कोई पूछे आप कैसे हो? बोलो बहुत अच्छा हूँ मैं तो। बोले कहाँ हो? मैं तो स्वर्ग में हूँ। तो सुन के बड़ा अजीब लगता है पर इन चीज़ों को बार-बार दोहराते रहना चाहिए और अपने आप को खाली रखने का प्रयास करना चाहिए, व्यवस्थित रखने का प्रयास करना चाहिए, उससे बहुत स्ट्रेस कम होता है। और प्राणायाम की जो प्रैक्टिस है, सुबह मॉर्निंग ब्रिस्क वॉक की प्रैक्टिस है, वो बहुत अच्छा डिस्ट्रेस है। अच्छे अपने मित्रों से रेगुलर मिलते रहना, वीकेंड्स पे आउटिंग पे जाना, फैमिली टाइम स्पेयर करना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा डिस्ट्रेस करती हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप आए और हमारे साथ आपने इंसाइट शेयर किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए समझना कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ये अगर हम नहीं करेंगे तो गोलियां खानी पड़ेगी, और अगर गोली नहीं खानी है, मेडिसिन फ्री जीना है, तो एक डिसिप्लिन में मेंटेन करना पड़ेगा, नींद पे ध्यान देना पड़ेगा, स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, और हर वो चीजें करना पड़ेगा जो हमारे दादा दादी हमें कहा करते थे, बिकॉज उसके पीछे एक कारण है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ चलते-चलते, हमेशा समझना चाहिए कि रोगी के लिए औषधियाँ हैं, दवाइयाँ केवल रोगी के व्यक्ति के लिए हैं और स्वस्थ व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आहार है। भोजन सबसे महत्वपूर्ण है, क्या खाएँ, कब खाएँ, कैसे खाएँ, कितना खाएँ और कैसे पकाएँ? ये 5 सवाल हैं, जो भोजन के संबंध में हमको खुद से करने चाहिए, तो हम ठीक प्रकार से अच्छा भोजन ले पाएँगे। अच्छा भोजन ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। दवाएँ केवल आवश्यकता पड़ने पर दी जाती हैं और दवाओं की आवश्यकता ना पड़े, ये हमें प्रयास करते रहना चाहिए। और अगर नहीं पता कि किस टाइप का भोजन और किस टाइम पे करना है, तो एक ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसे इस बारे में पता है, उनसे एक प्रॉपर अपना चार्ट बनवाएं, अपना खाना कब क्या खाना है उनसे जानकारी लें और उसको फॉलो करें। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग दिस इनसाइट। आज थैंक बहुत यू वेरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने डिस्कस किया। लोग जो भूल जा रहे हैं हमारे पुराने वेद पुराण को और हमारे पुराने प्रैक्टिसेस को, और जो ये वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है हमारा, जिसमें हम लोग हर वक्त स्क्रीन पे रहते हैं, नींद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हर वक्त कंटेंट के ऊपर हमारा फोकस रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है।
बहुत जरूरी है ऐसे कॉन्वर्सेशंस को करना, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए कि वो किस तरह से हमें रोगी बना रहा है। तो यही एक कॉन्वर्सेशन मैं चाहती हूँ कि वीरा इज वेलनेस पॉडकास्ट के थ्रू सबकी तरफ जाए, एंड लोग समझे इस वेलनेस के बारे में, एंड इस प्रैक्टिसेस को अपने लाइफ में अच्छे से प्रॉपरली इम्बाइब करें। सो थैंक यू वंस अगेन, एंड वेरी वेरी वार्म, humble, and kind, feedback from our side that this was very, very insightful. Thank you. Thank you, Doctor.